कंसिस्टेंसी अपने एफर्ट्स में रखिए। आपके रिजल्ट्स कभी कंसिस्टेंट नहीं होंगे। रिजल्ट्स बाय डिफॉल्ट कभी अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे, बट आपके एफर्ट्स हमेशा कंसिस्टेंट होने चाहिए। एक पीसीटी का मंत्र है जो मैंने फॉलो किया था, वो है बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंट। जब आप अपने आप में बिलीव करते हो, आप पेशेंट रहते हो। जब आप पेशेंट रहते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो, और जब आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो आप कंसिस्टेंट भी रहते हो। तो फॉरगेट अबाउट द पास्ट, फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर, जस्ट बी इन द प्रेजेंट। और बी कंसिस्टेंट और आगे बढ़ते रहो, और जस्ट कीप गोइंग। कि जितने धूमधाम से मैंने प्रिपरेशन को शुरू किया है, इसका अंत भी उतना ही धूमधाम से मैं करूँ। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रणय संजय सिंह। इन्होंने अपना यूजी आयुर्वेद महाविद्यालय साइंस से पूरा किया है और ARA PGED में ऑल इंडिया रैंक 100 लाख के चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान दिल्ली कॉलेज में पंचकर्म की सीट हासिल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन प्रणय। Thank you so much, Dr. Aditi. It's indeed a great pleasure to be here, and I wish I talk on all the aspects to the best of my knowledge. सो प्रणय, आपने अपने पीजी का प्रिपरेशन कब शुरू किया था? मैंने अपने पीजी का प्रिपरेशन एक्चुअली फाइनल ईयर में शुरू किया था, फोर्थ ईयर में। हमारा जो थर्ड ईयर के एग्जाम्स थे वो कोविड की वजह से थोड़े डिले हो गए, एंड वो दिसंबर 2000 में एंड हुए। तो जैन 2021 के बिगिनिंग में ही मैंने सर की क्लासेस को ज्वाइन किया था, और तभी से मैंने अपने प्रिपरेशन को शुरू किया था। अच्छा प्रणय, आपने पीजी करने के बारे में क्यों और कब सोचा कि मुझे AI पीजीटी ही करनी है? एक्चुअली मैंने अपने पीजी करने के बारे में सेकेंड ईयर के एंड और थर्ड ईयर की बिगिनिंग के जो ट्रांजिशन फेज था उसके बारे उसमें सोचा। एंड स्पेसिफिकली अगर देखें तो मेरा पीजी करने के तीन रीजन थे इन नटशेल। पहला रीजन ये था कि मुझे एक इंडिपेंडेंट क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए था, जो यूजी सेक्शन में लैक था, बिकॉज यूजी सेक्शन में हम स्टूडेंट्स होते हैं, और हम चाहकर भी उसमें कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने हमेशा ये देखा कि हम क्यों एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। हमारे आचार्यों ने इतने सारे विकल्प बताए, इतनी सारी बस्तियां बताई हैं, फिर भी हम एक कॉमन प्रैक्टिस को क्यों स्टिक करके रहते हैं? व्हाई डोंट वी ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस? एंड तब मुझे हमेशा लगता था कि वो चेंजेस लाने चाहिए, बट तब हम एक स्टूडेंट होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, हमसे सजेस्ट कर सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो मुझे एक इंडिपेंडेंट क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए था उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस वजह से मैंने पीजी करने के बारे में सोचा, ये मेरा पहला रीजन था। सेकेंड रीजन मेरा हमेशा से एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी कुछ इंटरेस्ट रहा है, और जिस प्रकार की चेंजेस मैंने क्लिनिकल फील्ड में देखे, वैसे ही कुछ आयुर्वेद के एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी हमेशा से एडमायर की कि वो चेंजेस हमें लाने चाहिए। एंड आई बिलीव कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाने के लिए एमडी आपका पहला डिजायरेबल स्टेप होता है। तो इस वजह से भी मैंने एमडी करने के बारे में सोचा, ताकि मेरे फ्यूचर के लिए ऑप्शंस ओपन हो जाए। एंड थर्ड एक रीजन जो था वो कुछ एक नॉन स्पेसिफिक रीजन है, बट फिर भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। नीट यूजी के टाइम पर मेरा जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छा नहीं था, जिसका काफी लंबे टाइम तक मुझे सेटबैक भी रहा। लेकिन फिर मुझे यही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर मेरे मन में हमेशा एक फियर टाइप था कि वेदर आई बी एबल टू क्रैक माई एग्जाम द फर्स्ट अटेम्प्ट और नॉट, और एक्सेल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे मन में। एंड जैसा हम कहते हैं कि आप सेटबैक को कमबैक से ही आंसर कर सकते हैं, तो मेरे मन में क्लियर था कि मुझे ये एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और इस वजह से इस फियर को हटाने के लिए मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना था। तो ये भी एक मेरा रीजन था इसको करने के लिए, पीजी को करने के लिए। बहुत सही कहा आपने। एक सेटबैक को एक कमबैक ही ओवरकम कर सकता है और आपने वो करके दिखाया है। सो प्रणय, आप हमेशा कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके हिसाब से कंसिस्टेंसी का कितना इंपॉर्टेंस है AI पीजीटी की जर्नी में? थैंक यू सो मच, डॉक्टर दीदी। इनफैक्ट आई थिंक कंसिस्टेंसी का एआई पीजीटी की जर्नी में ही नहीं, ओवरऑल भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप एक जर्नी में रहते हो तो काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, काफी चेंजेस होते हैं। कभी आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अच्छी चलती है, कभी नहीं चलती है।
तो उस फेज में आपकी कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये दो ही चीज आपको बहुत हेल्प करते हैं। एंड इनफैक्ट किसी भी लंबी जर्नी में आपको कंसिस्टेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड सर हमेशा यही कहते हैं, सर की जो टैगलाइन थी यही थी, कंसिस्टेंसी इज द मेजर की। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे इसमें कुछ एडिशन करना है कि कंसिस्टेंसी अपने एफर्ट्स में रखिए। आपके रिजल्ट्स कभी कंसिस्टेंट नहीं होंगे, रिजल्ट बाय डिफॉल्ट कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे, बट आपके एफर्ट्स हमेशा कंसिस्टेंट होने चाहिए। एंड मुझे हमेशा मेरे मन में को कविताओं को लिखने और पढ़ने का बहुत शौक है। तो पूरी जर्नी के समय मुझे एक कुंवर नारायण जी की कविता है अंतिम ऊंचाई, उसके कुछ जो पंक्तियां हैं वो हमेशा मेरे मन में चलती थी। वो इस प्रकार है कि शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे जाने पर। तो मेरा यही मानना था हमेशा कि जितने धूमधाम से मैंने इस प्रिपरेशन को शुरू किया है, इसका अंत भी उतना ही धूमधाम से मैं करूं। और इसलिए सिर्फ कंसिस्टेंसी एकमात्र एक विकल्प था जो इसको मेंटेन कर पाता। तो मेरा यही सजेशन सबको होगा कि टेक दिस सीरियसली और उतनी ही धूमधाम से अपनी जर्नी को एंड करिए जितनी धूमधाम से आपने शुरू किया। और इसके लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कीप योर कंसिस्टेंसी इंटैक्ट नो मैटर व्हाट। प्लीज मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही कहा आपने, कंसिस्टेंसी इस तक की, और हमारे रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, सिर्फ हमारे प्रिपरेशन में आ सकती है। और हमें हमारे जो जर्नी है उसे धूमधाम से ही एंड करा, जिस तरीके से आपने किया है, अपने इस जर्नी को इतना अच्छा मुकाम तक पहुंचाया। सर प्रणय, प्रिपरेशन की जर्नी में क्या आपका कोई कभी लो मोमेंट था, और फिर आपने उसे कैसे टैकल किया था? एक्चुअली इन रियल सेंस प्रिपरेशन की जो बिगिनिंग फेज थी, वही उसी में मेरा लाइफ का सबसे बड़ा लो मोमेंट था। एंड 2021 में जब ये प्रिपरेशन का फेज शुरू हुआ था, उस समय जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्रिपरेशन को शुरू किया था। एक पूरी प्लानिंग थी मन में कि आगे क्या करना है कैसे करना है। लेकिन मिड ऑफ द ईयर में ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हुए जो कि काफी डिस्टर्बिंग थे मुझे मेंटल लेवल पे, और बैक टू बैक हुए। आई मीन मुझे कुछ समय नहीं मिला उसे समझने का भी। मेरे dad suffered from cardiac arrest and subsequent angioplasty. My mother underwent emergency spinal procedure. I lost both of my grandparents within a span of 3 months, so I was very much connected. And my health was on a continuous decline. And mental situation में भी काफी डिस्टर्ब स्टेट था वो। आई मीन वो ऐसा सिचुएशन था जिसमें मुझे सिर्फ जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मुझे लगती थी और बाकी लोगों को है, वो पेशेंस थी मेरी। बट उस समय मेरा पेशेंस ही सबसे ज्यादा कमजोर पड़ गया। आई रिमेम्बर आई बिकम सो इम्पेशेंट कि आई यूज्ड टू एस्केप फ्रॉम सिचुएशंस, फ्रॉम पीपल। एंड उस फेज में मुझे एग्जाम्स देने थे, अपने दोनों भी फाइनल एग्जाम्स एंड प्रीलिम। बट वो भी मेरे बहुत ही इम्पेशेंट तरीके से अच्छे हुए, लेकिन बहुत इम्पेशेंट तरीके से हुए। एंड एक काफी ऐसे मेंटली डिस्टर्बिंग सिचुएशन था। एंड मुझे हमेशा ये लगा कि ये इसी साल क्यों हुआ, क्योंकि इस साल मुझे काफी फोकस रहना था। एंड इसी साल ये सब चीजें क्यों हुई, इतना इम्बैलेंस क्यों हो रहा है। एंड काफी क्वेश्चन थे मन में, पर उन्हें आंसर करने वाला कोई नहीं था। लेकिन लकीली मेरी कन्वर्सेशन सर से हुई उस समय। एंड उस कन्वर्सेशन के बाद आई थिंक जो मेरा अप्रोच था वो एक 360 डिग्री फ्लिप पे हुआ पूरी तरीके से। एंड सर ने मुझे यही कहा कि प्रणय, लाइफ के चीजों के प्रति शायद हम ग्रेटफुल नहीं होते, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट लाइफ बहुत ग्रेटफुल होती है। वो आपके जितने भी सैक्रिफाइसेस आप दे रहे हो, जितने भी चीजें आप उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको इंटरेस्ट के साथ टाइम आने पर लाइफ रिटर्न करती है। एंड लाइफ इज रियली वेरी ग्रेटफुल। तो forget about the past, forget about the future, just be in the present, और बी कंसिस्टेंट और आगे बढ़ते रहो, और जस्ट कीप गोइंग। एंड इस कन्वर्सेशन के बाद जो भी नेगेटिविटी थी मेरे मन में पूरी वैनिश हो गई। एक कंप्लीट पॉजिटिव पॉजिटिव माइंडसेट बना, अप्रोच मेरा चेंज हुआ। एंड फिर मैंने उसी हिसाब से एक मतलब थिंकिंग मेरी जो बन गई कि बहुत लाइफ इज रियली ग्रेटफुल, ये बात जो है मैंने उसके बाद रियली एवरी डे रिपीट की अपनी जर्नी के दौरान। एंड इवन टुडे आई रिपीट इट। एंड विथ फोल्डेड हैंड्स आई वांट टू थैंक सर, and I really mean that I agree to sir. Yes, sir, life is really grateful, and I believe it today in every passing day which I see.
आई फील दैट कि मैंने इस जर्नी के दौरान काफी पर्सनल लॉसेस झेले, मैं अपने लेवल पर्सनल लेवल पर, बट एट द एंड आई थिंक आई फाउंड माई सेल्फ अगेन, आई रिगेन माई सेल्फ with the same enthusiasm, with the same energy, and with the same activeness it used to be before. और इनसे बेटर मेरे शायद कुछ हो ही नहीं सकता था. So I'll always be thankful and yes, I'll always be grateful for it. कि मुझे लाइफ ने इतना कुछ रिटर्न किया एकदम सही मोमेंट पे. इसके अलावा आई थिंक इसके बाद लाइफ में मुझे कभी आगे इस जर्नी के टाइम पे कभी ऐसा कोई लो मोमेंट नहीं हुआ. हाँ, कुछ अप्स एंड डाउन होते थे, लेकिन उस समय में मुझे एक और चीज मेंशन करना है कि आपकी जो फ्रेंड्स है वो भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी जर्नी में. मेरे फ्रेंड्स थे वो हमेशा यही मेंशन करते थे, यही कहते थे मुझे कि प्रणय तेरा तो आराम से हो जाएगा, तू टेंशन मत ले. और ये जो उनकी स्टेटमेंट थी उस समय, आई डोंट नो डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, बिकॉज मैं क्या ही कहता उस समय. बट आई जस्ट गिव अ स्माइल. बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि उनका जो ये बिलीफ था वो टाइम एंड अगेन मेरी स्ट्रेंथ बना हमेशा. एंड मुझे यही लगता था कि माय फैमिली फ्रेंड्स हैव सो मच बिलीफ ऑन मी, आई कांट लेट माय बिलीफ टू गो डाउन. और मुझे इस प्रकार हमेशा मेहनत करनी है और अपने काम में कंसिस्टेंट रहकर उनके बिलीफ पर खड़ा उतरना है. और इस वजह से दीज थिंग्स ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड थ्रू आउट माय जर्नी. दैट्स रियली इम्प्रेसिव। आपने इतने सारे स्ट्रगल्स के बावजूद आप आगे बढ़े, आपने जर्नी को कंटिन्यू किया, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया और आपने अपने सपने को पूरा भी किया। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। अच्छा प्रणय, हमारा जो एआई पीएचडी का प्रिपरेशन होता है उस समय थ्योरी और एमसीक्यू इन्हें साथ में कैसे मैनेज करना चाहिए? इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जिनका प्रिपरेशन के टाइम पर थ्योरी पे काफी अच्छी ग्रिप होती है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग उनका कंपैरेटिवली कम होता है. और काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद स्टार्टिंग के फेज में क्वेश्चन उतना नहीं सॉल्व करते. बट हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस हिसाब से हमारा एग्जाम होता है, हमारी स्ट्रैटेजी भी उसी पैटर्न के हिसाब से होनी चाहिए. ये थ्योरी एग्जाम नहीं, ये एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है. और इस एग्जाम में आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए. क्वेश्चन सॉल्विंग पे बहुत फोकस रखिए और उसे अवॉइड मत करिए. जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि मैं हमेशा जो थ्योरी पढ़ता था पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चरक संहिता पढ़ा, उसका सूत्र स्थान का कोई चैप्टर पढ़ा है, तो आई ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन साइड बाय साइड. और वो क्वेश्चन मैं एक दो दिन बाद करता ताकि मेरे को पता चले कि हाउ मच ऑफ दैट आई हैव रिटेंटेड इन माय माइंड. तो क्वेश्चन सॉल्विंग से आपको बहुत कुछ, वो सिलेबस भी आप कवर कर लेते हो जो शायद आप थ्योरी से नहीं कर पाते. और क्वेश्चन सॉल्विंग से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फोकस होता है वो आता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है. साथ ही आप जब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं तो आपको अपने जो आप जितना लेवल आपने ग्रास्प किया है, आपके जो संहिता से आपको बेस मिला है, वो भी आपको टेस्ट हो जाता है. इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रखिए. साथ साथ में आप थ्योरी पढ़िए. थ्योरी जब आप पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में भी आप संहिता भी फोकस करिए, साथ में आपके नोट्स पे भी फोकस करिए. संहिता भी जब आप पढ़ रहे हैं तो संहिता में भी आप ऑडियो जरूर सुनिए. ऑडियोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके जर्नी प्ले में, तो ऑडियोज को भी सुनिए. साथ में आप उसके जब ऑडियो सुन रहे हैं तो उसकी बेसिस पे एक संहिता को रिवाइज करिए. फिर जैसे मैंने बताया वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए. और इस प्रकार जो मिक्स बैलेंस है थ्योरी एंड एमसीक्यू का, उसको बना के रखिए. ट्रस्ट नहीं, अगर आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं तो आपका नेट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो. बट आप उसमें जब एड ऑन फीचर क्वेश्चन सॉल्विंग पहले से करते हैं, कंसिस्टेंटली आप उसे करते रहते हैं, तो आपको जो नेट रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है. तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है. दोनों को बैलेंस करिए, थ्योरी को भी और एमसीक्यू सॉल्विंग. दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, किसी भी एक चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली। अच्छा प्रणय, मॉक टेस्ट में कई बार कम मार्क्स मिलने पे डीमोटिवेशन आ जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए? मॉक टेस्ट बाय डेफिनेशन इटसेल्फ वो आपको प्रिपेयर करने के लिए होता है. जैसे मॉक टेस्ट नहीं, कोई भी टेस्ट जो होता है वो आपके प्रिपरेशन को ही चेक करता है. और बाय नेचर मॉक टेस्ट थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, हाई लेवल सेट होते हैं, ताकि वो आपको जो एक फाइनल एग्जाम के टाइम पे जो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो आपकी पैनिक सहने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं. तो बाय डिफॉल्ट वो थोड़ा सा टफ होता है. तो आप कभी भी उस टेस्ट के बेसिस पे अपने आपको आप एनालाइज मत करिए कि अगर आपका यहाँ टेस्ट में मार्क्स कम आया तो आपको फाइनल में भी कम आएगा. ऐसा कभी नहीं होता. वो जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि जो आप टेस्ट दे दे, आपका काम वहीं खत्म नहीं होता. जब टेस्ट का रिजल्ट आए
तो आप रिजल्ट को पॉजिटिवली एनालाइज करिए। जो जो सेक्शंस में आपके मार्क्स गए हैं, जो जो सेक्शंस आपको नहीं आए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छे से हमने कुछ पढ़ा होता है, बट फिर भी हमारे वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो किस रीजन से गलत होते हैं वो आप देख सकते हो। कभी कभी कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आपको मॉक टेस्ट में पता चल जाती है कि आप ये गलतियां कर रहे हो। मैच दो कॉलम्स में, अदर्शन रीजन में, ऐसे बहुत सारे ऐसी थिंकिंग होती है जो आप एनालाइज नहीं कर पाते उस टाइम पर। लेकिन वो मॉक टेस्ट में आपको समझ में आता है, आपके रिजल्ट को देखकर आपको समझ में आता है कि किस प्रकार आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। और उन गलतियों को अगर आप यहीं अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो फाइनल्स में आप ये गलती दोबारा दोबारा नहीं करोगे। इसलिए ये याद रखो कि एग्जाम देने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। उस रिजल्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वजह से आपके मार्क्स कम हुए उस चीजों को एनालाइज करिए। स्ट्रेस लेने से अच्छा है अगर आप पॉजिटिवली उससे एनालाइज करेंगे, पॉजिटिवली उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो धीरे 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 इंप्रूव होता जाएगा। तो अपने जो रिजल्ट्स है उनको एनालाइज करिए और उस हिसाब से आगे की प्रिपरेशन को करिए, ना कि स्ट्रेस लेते बैठिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें स्ट्रेस लेने के बजाय अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे, वो भी पॉजिटिवली एनालिसिस करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव भी होने वाले हैं और स्ट्रेस से हमें वो चीज नहीं मिल सकती है। अच्छा प्रणय, जो स्टूडेंट्स 2024 में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि आप प्लीज किसी की भी स्ट्रैटेजी को कॉपी मत करिए। जब मैं कॉपी कहता हूँ तो उसका मतलब एग्जैक्टली कॉपी होता है। देखिए आयुर्वेद खुद कहता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उस हिसाब से उसका आपको चिकित्सा करनी है। तो हम सबकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिस दिन आप किसी और की स्ट्रैटेजी को कॉपी करने लगते हो, आपका प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो प्लीज डू नॉट कॉपी एनीवन स्ट्रैटेजी। आप खुद देखिए, इतने सारे आपने इंटरव्यू सुने होंगे, हर इंटरव्यू का जो आपको हर इंटरव्यू की जो के बाद आपको यही समझा होगा कि हर कैंडिडेट की अपनी एक स्ट्रैटेजी थी। एंड बिकॉज उनका रैंक अच्छा है इसका मतलब उनकी स्ट्रैटेजी ने वर्क किया। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी थी, आप उनसे अच्छा पॉइंट लीजिए बट कंप्लीटली फॉलो मत करिए। आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, उसे फॉलो मत करिए। तो पहला तो मेरा यही सजेशन होगा कि प्लीज डू नॉट फॉलो एनीवन स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली। उनसे आप अच्छे पॉइंट्स लीजिए बट अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। इसके बाद स्ट्रैटेजी में आपका पॉइंट ये होना चाहिए, आप जब बना रहे हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, थियोरी और एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से बैलेंस करिए। थियोरीज में भी आप संहिता और सब नोट्स दोनों को करिए। जब आप संहिता पढ़ रहे हैं तो संहिता में भी जैसे मैंने कहा कि ऑडियोज पे फोकस करिए। ऑडियोज का बहुत इंपॉर्टेंट पावर रोल होता है जर्नी में, क्योंकि एक ही पॉइंट सर इतने बार रिपीट कर देते हैं कि जब सर नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट करने वाले तो उसके पहले ही वो पॉइंट आपके माइंड में चलने लगता है। तो वो एक टेस्टिमनी होता है कि आपका ग्रिप बहुत अच्छा है संहिता के ऊपर। तो ऑडियोज को अवॉइड मत करिए। कई लोग हैं जिनके पास मार्किंग्स होती है तो ऑडियोज नहीं सुनते, और ऑडियोज सिर्फ मार्किंग्स के लिए नहीं होता है, ऑडियोज आपके रिटेंशन पावर के लिए होता है। तो ऑडियोज को बहुत अच्छे से सुनिए। उसके बाद जैसे मैंने कहा उसको रीड करिए, उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर के ऐप पे ही संहिता वाइज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है उससे। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, साथ में सब्जेक्ट और संहिता दोनों पे फोकस रखिए। हमारा जो आज का पैटर्न है वो थोड़ा डीप हो गया है, ब्रॉडर व्यू आता है, तो उसमें क्वेश्चन सब्जेक्ट पे भी आने लगे। चाहे वो गाइनेक ऑप्स के क्वेश्चन हो, द्रव्य गुण के क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन पे भी सब्जेक्ट पे भी क्वेश्चन आने लगे। तो सब्जेक्ट को भी फोकस रखिए, और सब्जेक्ट आप नोट्स के थ्रू कर सकते हो। सर के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं गायनेक ऑप्स के लिए, रसायन शास्त्र के लिए, इन सब सब्जेक्ट के लिए सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। इन सबके नोट्स से आप उनको सॉल्व कर लीजिए। उनके भी क्वेश्चंस ऐप पे अलग से मेंशन है, उनको आप पढ़ लीजिए, उनको उनको आप सॉल्व कर लीजिए। उससे आपको उन सब्जेक्ट पे भी ग्रिप आ जाती है। और एमसीक्यू सॉल्विंग करिए। एमसीक्यू सॉल्विंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, वो मिसलेनियस था। एज द नेम सजेस्ट वो बहुत मिसलेनियस है। उसमें हर जगह की क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, वो चाहे रसायन शास्त्र के हों, चाहे वो रिसर्च के हों, चाहे वो अलग अलग जगह से हैं। तो और उसमें भी एक सेट में शायद वो क्वेश्चन 2 बार रिपीट होगा। तो ऐसे कितने बार आप उस क्वेश्चन को रिपीट कर लोगे पूरा 10 सेट सॉल्व करते करते। तो नेक्स्ट टाइम तक आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस भी याद हो जाते हैं जो उसमें आते हैं। तो उसका बहुत बहुत अच्छा रोल पड़ता है, कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होता है आपको सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज क्वेश्चन सॉल्विंग करिए। और साथ में मुझे ये भी कहना है कि क्वेश्चन सॉल्विंग से बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो नेट रिजल्ट में फायदा होता है वो ये होता है कि आपको एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है फाइनल्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपने 120 के 120 क्वेश्चन आपको फाइनल में आ रहे हैं। कई क्वेश्चन होते हैं जहाँ आपकी थिंकिंग लगानी पड़ती है, रीजनिंग लगानी पड़ती है, एलिमिनेशन मेथड करना पड़ता है। तो ये सब एट द उसी मोमेंट पे नहीं होगा। अगर आपने पहले से ऐसी प्रैक्टिस की है क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो वहां पर वो एबिलिटी आपकी काम आएगी। तो क्वेश्चन सॉल्विंग करिए। जो लोग मिसलिनियस कर रहे हैं
साथ में गोविंद पारिक के जो क्वेश्चन थे वो आप कर सकते हैं, और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उसको सॉल्व करिए। मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था कि मैं लास्ट ईयर के कम से कम 5 to 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूं, एंड बाय द एंड प्रिंट निकाल कर सॉल्व करूं, जैसे एक्चुअली एग्जाम होता है वैसे ही सॉल्व करूं, उसी फॉर्म में सॉल्व करूं, उसको मल्टीपल 2-3 टाइम आप सॉल्व करिए। एंड इसके इसके साथ साथ आप सिलेबस के पीछे मत भागिए। जैसे सर हमेशा कहते हैं कि सिलेबस इज वेरी वास्ट, आपका कंपटीशन कभी सिलेबस से नहीं होता, वो कैंडिडेट से होता है। तो सिलेबस को मत कवर, पूरी पूरी सिलेबस को कवर करने के लिए के पीछे कभी मत जाइए। कम पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हैं उस पर परफेक्ट ग्रिप रखिए कि उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। जितना आप ज्यादा पढ़ने घुसते हैं उतने ज्यादा आप कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, कम पढ़िए, पर जितना भी आप पढ़ रहे हैं उस सिलेबस पे आपका कंप्लीट ग्रिप होना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से आप पढ़िए और अपने सिलेबस को कवर करिए। तो ये स्ट्रैटेजी में आपकी यही पॉइंट होनी चाहिए कि आप सबसे पहले किसी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली कॉपी ना करें, एंड सेकेंडली अपनी स्ट्रैटेजी में संहिता, नोट्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, इन तीनों को बराबर फोकस दीजिए और इसी से आगे बढ़िए। बहुत अच्छा कहा आपने। हमें सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आपने ये बताया कि हमें किसी और की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है, अपने खुद का बनाना चाहिए। अच्छा प्रणय, आपका इंटर्नशिप का फेस कैसा रहा? आपने इंटर्नशिप पीरियड में स्टडीज और ड्यूटी दोनों को कैसे मैनेज किया था? मेरा इंटर्नशिप का फेज एक्चुअली बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छा था। मैं उसे ब्लेसिंग इन डिसगाइज फेज ऐसे ही मैं उसे नाम देता हूँ, और एक्चुअली वैसा ही था वो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब एग्जाम्स के बाद थोड़ा मेरे एक एक फेज में मैं अटक गया था, स्टक ऑन फेज था मेरा। तो उसके बाद जब मैं इंटर्नशिप में एंटर करना था तो काफी आई वाज वेरी अनसर्टेन कि हाउ विल बी एबल टू बैलेंस ड्यूटी के साथ साथ, क्योंकि मुझे नई चीजें भी सीखनी थी इंटर्नशिप में ऑफकोर्स, बिकॉज मैंने पहले कभी बाहर किए नहीं थे, तो मुझे इंटर्नशिप में सीखना था। साथ में मुझे अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जो स्टडी थी उसको कंटिन्यू करना था, तो मेरे लिए काफी और उस स्टेट ऑफ माइंड में काफी डिफिकल्ट था उसे बैलेंस करना। तो जैसे बाकी सब स्टूडेंट्स सोचते हैं, मुझे भी यही था कि पहले मुझे कॉलेज मिल जाए, और कॉलेज के बाद अगर मुझे फिर सिविल मिल जाए और लास्ट में पीएचडी मिल जाए तो मैं कवर कर लूंगा बाद में। यही मेरी एक माइंडसेट थी, बट वो हो नहीं पाया, और मुझे पहले सिविल का फेज मिला। एंड आई रिमेम्बर जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था ड्यूटी के टाइम पे फर्स्ट डे, तो मेरे मन में यही था कि अब तो प्लान के हिसाब से भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे। बट एज वी से समटाइम्स कि गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बेटर देन व्हाट योर ओन प्लान्स आर, एंड एक्चुअली हुआ भी वैसे ही। व्हेन आई एंटर्ड देयर, I got a responsibility which was very complicated yet very memorable responsibility. मुझे वहाँ पर इंचार्जशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी इंटर्न्स, और एक हॉस्पिटल जो है वो इंटर्न्स की रन करता है, और मुझे उन इंटर्न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। सेट ऑफ 50 to 60 इंटर्न्स, उनको मैनेज करना, उनकी ड्यूटी लगाना, वो ड्यूटी कैसे कर रहे हैं उनको देखना, जो नहीं है उसकी जगह किसी और को डिप्यूट करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली थी। स्टार्टिंग में काफी इरिटेटिंग लग रहा था मुझे, क्योंकि जहाँ पर मुझे 2 या 3 कॉल्स, मेरे सैचुरेटिंग पॉइंट था वहां पर मुझे दिन के 100 कॉल्स के ऊपर झेलने पड़ रहे थे। एंड लोग रात को इवन 2 to 3, 2 या 3 बजे भी रात को कॉल करते थे। एंड मुझे इतना इरिटेशन था कि मुझे अपनी फोन की रिंगटोन से भी इरिटेशन हो चुका था। एंड काफी इरिटेटिंग था वो फेस। लेकिन मैंने उस टाइम पर मुझे 3 चीजें साथ में करनी थी, अपनी ड्यूटी भी करनी थी, इंचार्जशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी थी, और पढ़ना भी था, क्योंकि मुझे वो भी नहीं छोड़ना था। तो ऐसे टाइम पर मैंने अगेन खुद को एक चैलेंज दिया, और वो चैलेंज सिर्फ इतना ही था कि मुझे इस फेज में पढ़कर एग्जाम देना है, टेस्ट देना है। एंड मैंने इस चैलेंज को बहुत सीरियसली एक्सेप्ट भी किया, एंड उस हिसाब से मैंने अपनी पढ़ाई की। एंड बिकॉज मेरा 4th ईयर से ग्रिप था तो मेरा अच्छे से हो जा रहा था उस फेज में भी। एंड मैंने टेस्ट देना शुरू किया, एंड टेस्ट में मार्क्स अच्छे आने लगे फिर से, तो कॉन्फिडेंस आने लगा। एंड यहाँ पर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी अच्छे से हो रही थी, तो मुझे काफी अच्छा लगने लगा। और उसके बाद जब मैं आई लुक बैक एट दैट फेज, तो व्हाई आई से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, उसके भी कुछ रीजंस हैं। वो ये था कि उस फेज ने मुझे डेफिनेटली मुझे लर्निंग तो बहुत दिया, नया नई चीजें मैंने सीखी, मॉडर्न की जो छूट गई थी वो चीजें वापस सीखी। उसके अलावा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां लगी वो थी प्रेशर हैंडल करना सीखा मैंने, जो कि इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके पास इतनी सारी इंटर्न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप किसी को रिपोर्ट करना है, इतना प्रेशर बिल्डअप होता है, वो प्रेशर को कैसे आप मेंटेन करते हो वो मैंने सीखा। साथ में मुझे ये कंप्लीटली पता था कि सर इस फेज में मैंने पढ़ लिया अच्छे से तो आगे का कोई भी फेज मेरे लिए, कोई भी फेज कठिन नहीं होगा।
तो वो बात भी मुझे अच्छे से पता थी। एंड तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी एक्टिवनेस। आई थिंक मेरे ब्रेन के वो पार्ट भी एक्टिव हो गए उस फेज में जो बहुत दिन से बंद पड़े थे। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज मुझे उसमें एज अ ब्लेसिंग मुझे मिली। इसलिए I consider that phase to be really blessing in disguise, and it was destined to be that beautiful as it was. उसके बाद का जो फेज था वो पीएचडी का फेज था। पीएचडी फेज में मेरे बहुत सारे जो बैकलॉग्स वो अच्छे से कवर हो गए। एंड इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था उसमें, और बहुत अच्छे से, क्योंकि वो ड्यूटी उसमें इतनी अच्छी थी कि वहाँ के स्टाफ कोऑपरेटिव था। ऊपरी के बाद बीच में टाइम मिलता था टू स्टडी देयर इन माय पीएचडी ओनली। तो वो फेज सबसे अच्छा था। एंड देन कॉलेज का फेज आया। कॉलेज के फेज में मैं इंटरमीडिएटली, जैसे ओपीडी के टाइम में या तो फिर ट्रैवलिंग के टाइम पे मेरा फिक्स होता था क्वेश्चन सॉल्विंग। मिसलेनियस क्वेश्चन मेरे रोज के 20-20 सेट आई टू सॉल्व, 10 while गोइंग एंड 10 while रिटर्निंग। उसके अलावा जब इंटरमीडिएट फेज बीच बीच में आते थे तो उसमें आई टू स्टडी नोट्स। ऑडियोज मैंने कभी कॉलेज में नहीं सुने, बिकॉज वो मैं घर पे प्लान करता था। जब हॉलीडे का दिन होता था तब आई टू स्टडी, आई टू हियर ऑल द ऑडियोज, एंड संहिता का रीडिंग जो था वो मैं घर पे करता था। एंड जो नोट्स का पार्ट था, क्वेश्चन सॉल्विंग का मैक्सिमम पार्ट था, वो मैं कॉलेज में कवर किया। इसके अलावा मेरी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी थी इंटर्नशिप के टाइम पे, वो ये थी कॉलेज के टाइम पे कि टेस्ट के पहले, जिस दिन टेस्ट होता था उसके पहले आई यूज्ड टू टेक अ सीएल। यू कैन ऑल्सो फॉलो, प्रोवाइडेड आपके पास सीएल है तो आप कर सकते हो ऐसे। बट वो सीएल से होता क्या था कि उस टाइम पर उस दिन पूरा दिन मुझे मिलता था। तो जो भी बैकलॉग रहते थे वो मैक्सिममली मैं कवर कर लेता था। और मुझे पता था कि रात रात को मुझे टेस्ट देना है, तो उसके पहले आई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस। पूरा तो नहीं हो पाता था, बट फिर भी मैक्सिमम जितना मुझसे होता था आई टू कवर है। तो उस टाइम पर मैंने कवर किया, एंड वैसे मैंने फॉलो किया। तो ये मेरा फेस था। एंड इसके बाद लास्ट लास्ट में जैसे टेस्ट, जैसे इंटर्नशिप खत्म होने आई, उस टाइम पे भी मेरी यही स्ट्रैटेजी थी और इसी से मैं पढ़ रहा था। मुझे एक और चीज मेंशन करनी है। कुछ लोग होते हैं जो शायद नॉन वर्किंग की ओर ज्यादा ज्यादा जाते हैं कि पीएचडी उनको नॉन वर्किंग चाहिए होती है। नॉन वर्किंग इज डेफिनेटली गुड, बट मेरा यही सजेशन है उनको कि आप पहले से मत सोचिए कि आपको नॉन वर्किंग करना है, क्योंकि वो एक जब आप सोचते हो तो आपका माइंडसेट बन जाता है कि मुझे लास्ट में तो नॉन वर्किंग करना ही है, तो लास्ट मुझे टाइम मिलेगा, मैं अपने सिलेबस को लास्ट में कवर कर लूंगा या कर लूंगी। तो आप पहले से वो एक्टिवनेस नहीं लाते हो अपनी स्टडीज में। लेकिन जब आपको पहले से पता है कि मेरे को इंटर्नशिप के साथ साथ ही करना है, तब पहले से स्टार्टिंग से ही आप उस हिसाब से एक्टिवली अपना काम करते रहते हो। तो लास्ट में आप रात लास्ट में आप सिर्फ एक्सेलरेट कर सकते हो, स्टार्ट नहीं कर सकते। इन जो पीएचडी का फेज है उसमें आप अपने इसको बढ़ा सकते हो स्पीड को, पर एकदम स्टार्ट आप नहीं कर सकते। वो माउंटेन का सिलेबस का माउंटेन देखकर ही आप घबरा जाओगे। तो ऐसा माइंडसेट मत रखो पहले से कि मुझे नॉन वर्किंग करना है। डो नॉट बाईपास एनीथिंग। जो आपको मिल रहा है, जैसे मैंने कहा कि वो आपके लिए बेटर ही होगा, तो जो भी आपको मिल रहा है आप उसको फॉलो करिए और उसके साथ साथ पढ़िए। साथ में इंटर्नशिप के बाद, जस्ट इंटर्नशिप के बाद जब आपको मिलता है एडमिशन, तो उसकी जो फीलिंग होती है वो कुछ और होती है। मुझे अभी भी यही लगता है कि कल ही वो दिन था जब मैं इंटर्न के तौर पे पीजी स्कॉलर से साइन लेता था अपने डायरी में, और आज एक पीजी स्कॉलर बन के आई गिव साइन टू माई इंटर्न्स। ये जो फीलिंग, जो ट्रांजिशन होता है, इसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो आप टाइम निकालिए, इंटर्नशिप में टाइम मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। अच्छे से स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़िए, एंड अपने जर्नी को आगे कंटिन्यू करिए। आपका इंटर्नशिप काफी सच में बहुत ही इम्प्रेसिव रहा है, एंड आपने जो भी उसमें प्रेशर हैंडल किया वो डेफिनेटली आपकी जर्नी में आपको बहुत हेल्प किया है। अच्छा प्रणय, आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी मिस्टेक्स है जिसे स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के फेस में? जो कॉमन मिस्टेक्स है मुझे लगता है वो यही है। सबसे पहले तो जैसे मैंने मेंशन किया कि आप स्ट्रैटेजी को कॉपी मत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी की स्ट्रैटेजी को, वो आए दिन नई स्ट्रैटेजीज को कॉपी करने लगते हैं। जिस दिन उनको जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है वो उसको कॉपी करने लगते हैं, तो वो अपने पाथ से भटकते जाते हैं। तो प्लीज डू नॉट डू दैट। सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। अपनी स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगी। मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि मेरी स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करेगी करेगी। तो वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए, किसी की स्ट्रैटेजी को इमिटेट मत करिए, डो नॉट कॉपी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। एक पीसीसी का मंत्र है जो मैंने फॉलो किया था, वो है बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंट। जब आप अपने आप में बिलीव करते हो, आप पेशेंट रहते हो। जब आप पेशेंट रहते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो, और जब आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो आप कंसिस्टेंट भी रहते हो। तो इस पीसीसी के मंत्र को फॉलो करिए। बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी कंसिस्टेंट। एंड थर्डली जो मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कॉमनली लोग करते हैं वो है क्वेश्चन सॉल्विंग को अवॉइड करना। मेरा ये सजेशन है कि प्लीज क्वेश्चन सॉल्विंग को अवॉइड मत करिए।
उसका बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। क्वेश्चन सॉल्विंग को मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दीजिए और उसको करते रहिए। जब आप ऐसे करेंगे तब आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली अच्छा होगा। ओके। अच्छा प्रणय, हारित, भेल, भाव प्रकाश, माधव निदान, रिसर्च चैट, संस्कृत, जीके, भैषव रत्नावली, अब कोविड के बाद के पेपर्स में ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। सिलेबस बहुत ही वास्ट होता जा रहा है, तो इस पर हमें ग्रिप कैसे बनाना चाहिए? जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आप सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड होता जा रहा है। एंड ये जो आपने नाम लिए वो सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, साथ साथ भी जो लघुत्रयी स्पेसिफिकली उसमें है, द्रव्य गुण और आयुष जी के, इन सब के क्वेश्चंस भी आजकल बहुत आने लगे। तो इनके जब नोट्स पार्ट हम देखें तो इन सब संहिता को पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएगा। तो मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी में अपनी स्ट्रैटेजी में ही मेंशन किया है कि आई यूज टू, मैंने इनके जो पारिक के नोट्स थे वो पढ़े थे, क्योंकि वो शॉर्ट हैं और बहुत ही कंप्लीट नोट्स हैं। उनको पढ़ के मैंने सर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बहुत डिटेल्ड में है। एंड जब उनको आप 2-3 बार सॉल्व कर लेते हो तो आपको संहिता से भी आपकी अच्छी ग्रिप बन जाती है कंटेंट के ऊपर। तो मैंने यही फोकस रखा था कि मैंने उनको पढ़ा और उनके क्वेश्चन को सॉल्व किया। साथ में रिसर्च को भी मैंने ऐसे किया, और रिसर्च का मैक्सिमम पार्ट आपके मिसलेनियस में ही कवर हो जाता है। काफी उसमें कंट्रोल ट्रायल के क्वेश्चन इतने सारे हैं कि वो आप जब 2-4 बार सॉल्व करने बैठोगे तो आपका वो उससे उस पर भी बहुत अच्छा ग्रिप बन जाता है। उसके अलावा आईजीके के क्वेश्चंस लास्ट लास्ट में जो सर देते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनसे आप कर सकते हो। पारिक के जो नोट्स हैं उनसे आप कर सकते हो, जो छोटे छोटे माधव निदान के हैं, काश्यप के नोट्स सर के बहुत अच्छे हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। एंड उनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। यही एक एकमात्र ऑप्शन है इन सबको कवर करना। संहिता, आप इन सब संहिताओं को नहीं पढ़ सकते एक ऐसे टाइम पे जो आपकी बृहद त्रयी कंप्लीट होना मुश्किल है। आप उस समय लघु त्रयी पे कॉन्सेंट्रेट करके आप अपना टाइम को इस प्रकार इम्बैलेंस नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप ऐसी स्ट्रैटेजी में रखिए कि आप जब बृहद त्रयी कर रहे हैं तो साइड साइड आप लघु त्रयी भी पढ़ते रहें। एक कोई संहिता मेरा ऐसा रहता था कि आई यूज्ड टू ऑलवेज फॉलो बृहद त्रयी लघु त्रयी कॉम्बिनेशन। चरक संहिता का अगर मैं कोई टॉपिक ले रहा हूँ तो उसके साथ में एक माधव निदान का टॉपिक ले लेता था, माधव निदान के पारी के नोट से एटलीस्ट पढ़ लेता था, ताकि मेरे दोनों संहिता कवर हो जाए। और उसके अलावा जो द्रव्य गुण या उनके जो नोट्स थे, मेरा हमेशा ये पैटर्न था कि मैंने हमेशा इन नोट्स को कभी मेमोराइज करने के हिसाब से नहीं पढ़ा। मैंने यही माना है कि आपको मेमोराइज करना भी नहीं होता है, और ये मेमोराइज हो भी नहीं सकता, इतना वास्ट है। मैंने हमेशा इनको मैक्सिमम रीडिंग के हिसाब से पढ़ा। जब आप इनको रीडिंग के हिसाब से पढ़ते हो तो आप कम टाइम में उसको कवर कर लेते हो। और जब आप मैक्सिमम रीडिंग करते हो तो अपने आप ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाती हैं चीजें। आपको यही चाहिए फाइनल एग्जाम्स में, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अभाव प्रतिनिधि द्रव्य पढ़ रहे हो, अति विषम मुक्ता आपने बार बार पढ़ा है, फाइनल एग्जाम में जब आपको मैथ्स का कॉलम आएगा तो अपने आप आपका माइंड क्लिक करेगा कि अति विषाक के साथ मुक्ता ही आना चाहिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन आपके इसमें बैठ जाता है जो आपको चाहिए एआईपीजी में। इट्स नॉट अ थियरी पेपर कि आप मेमोराइज करिए और लिखिए। डेफिनेटली ये पेपर, जैसे मैंने पहले कहा, ये पेपर जो है वो पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है आपको। एक क्वेश्चन सॉल्विंग एमसीक्यू है, आपके लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है। तो इसे आप उसी हिसाब से पढ़िए, मेमोराइज करने के हिसाब से मत पढ़िए। नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ाइए, आप उसे 4 बार 5 बार जितने बार आप हो सकता है। मैं अपने प्रिपरेशन स्टेज में हर एग्जाम के बाद, फोर्थ ईयर में तो मैंने हर टेस्ट के बाद इन नोट्स को पढ़ा है। एंड जब इंटर्नशिप का फेज आया तो जितने समय पॉसिबल हुआ मैंने उन नोट्स को रिवाइज किया। तो मैंने हमेशा इनको रीडिंग के हिसाब से ही पढ़ा, कभी मेमोराइज करने के हिसाब से नहीं पढ़ा। और जितना ज्यादा मेरी रीडिंग होती थी उतना ज्यादा इज टू गेट ग्रिप ऑन इट। और इस हिसाब से मैंने इसको पढ़ा, और दर्शन शास्त्र के नोट्स भी मैंने ऐसे ही पढ़े। तो आप उनको ऐसे ही पढ़िए, कभी मेमोराइज करने के हिसाब से मत पढ़िए। कंसेप्ट को समझ लेंगे आप तो आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो मेमोराइज करनी रहती हैं, जैसे कुछ संख्या है, तो इनको भी आप जब ज्यादा रीड करते हैं तो ये भी अपने आप मेमोराइज हो जाता है। तो जैसे हम कहते हैं सतत शीलन अभ्यासम, तो आप बार बार इसको अगर पढ़ते रहोगे बार बार तो वो डेफिनेटली आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो उसी हिसाब से पढ़िए। मेमोराइज करने के कंसेप्ट से कभी भी आप मत पढ़िए, आपके कम टाइम में इससे आपके ज्यादा टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। ओके। अच्छा प्रणय, चरक, चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए? यस, ये दो जो स्थान है वो सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान है चरक संहिता के। इनके लिए सबसे पहले ऑडियोज को डेफिनेटली सुनिए, मार्किंग्स पर मत जाइए। ऑडियोज आप सुनते हैं तो आपको ये समझ में आता है, क्योंकि सर अपने ऑडियोज में ही बताते हैं कि इस श्लोक से फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब आप इसको बार बार ऑडियो सुनने लगते हैं तो आपके आपकी खुद की थिंकिंग वैसे डेवलप होने लगती है कि इस प्रकार इस श्लोक में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उस हिसाब से पढ़ना शुरू करते हो। तो ऑडियो डेफिनेटली उनके सुनने चाहिए। साथ में चिकित्सा स्थान में स्पेसिफिकली आपको
क्वेश्चन सॉल्विंग का बहुत रोल दिखाई देगा, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पर हर अध्याय के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो भी 2-3 बार सॉल्व किए। बिकॉज ऐसे होता था कि जब चिकित्सा हम लोग पढ़ते तो हर पहले जब एक चिकित्सा आप पढ़ रहे हो तो आपको याद रहता है, बट जब आप 30 चैप्टर्स कर लेते हो तो एक की चिकित्सा आप दूसरे में लगाने लगते हो। बट अगर ये थियोरी नहीं है, यहाँ पर ऐसे ना मार्क्स नहीं मिलते। या तो 0 मिलेगा या तो पूरा 4 मिलेगा, इन बिटवीन कुछ नहीं होता जैसे थियोरी में होता है। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और उस स्पेसिफिसिटी के लिए आपके उसी हिसाब से आपको पढ़ना होगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग करनी होगी। तो आप अपने प्रिपरेशन में मैंने तो यही किया था कि एक टाइम था जब मैंने चिकित्सा खान के चैप्टर को फ्रीक्वेंट रीडिंग करना बंद किया, उनके क्वेश्चन सॉल्विंग को इंक्रीज कर दिया, तो उनके क्वेश्चन सॉल्विंग से मुझे उस चैप्टर का ग्रिप मिलने लगा। इवन लास्ट लास्ट में आई रिमेम्बर एग्जाम के एक दिन पहले या इस रसायन वर्गीकरण के चैप्टर्स को रीड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो चार चार उसमें सब टॉपिक्स है तो उनको पढ़ना मुश्किल है, तो मैंने उनके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड उसी हिसाब से उनपे बहुत अच्छा ग्रिप आ गया मुझे। साथ में सिद्धिस्तान का भी ऐसे ही था, सिद्धिस्तान के क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही सॉल्व करो, उसको पढ़ो अच्छे से, उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे। सिद्धिस्तान तो पूरा पंचकर्म से रिलेटेड ही है, तो उसके जो भी कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर है, उसमें इतनी डिफिकल्टी होती नहीं है। स्पेसिफिकली जो नंबर का है, बस्ती के जो नंबर हैं उसमें वो तो सर के नोट्स में इतने सारे मेंशनड है, तो वो उनसे ही कवर हो जाता है। तो ये एक बहुत उनसे जब कवर हो जाता है तो उनके आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो अगेन, तो आपको ग्रिप आ जाती है। तो इन दोनों के आपको ऑडियो सुनने हैं सबसे पहली बात, उसके बाद इनके इनके कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, और उसके बाद इनके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत फोकस रखना है। अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे तो ये दोनों स्थान बहुत इजी लगते हैं इनफैक्ट। ओके। अच्छा प्रणय, एआई पीएचडी की जर्नी में काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शंस से हमें कैसे कोप करना चाहिए? एक्चुअली मेरा मेरा अपने ऊपर खूब बहुत सेल्फ कंट्रोल रहा, तो मुझे डिस्ट्रैक्शंस ने शायद ही डिस्ट्रैक्ट किया। बट नॉर्मली डिस्ट्रैक्शंस आते हैं इस जर्नी में, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। बट मेरा एक ही एम था, जब भी मुझे कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्ट करता था या कुछ फ्रस्ट्रेट करता था, तो आई ऑलवेज क्लोज माई आईज एंड मैं अपनी ड्रीम जर्नी को याद करता था कि मुझे करना क्या है आगे। अपने जो मेरे पेरेंट्स की स्ट्रगल से, उनकी सैक्रिफाइसेस है, मेरी खुद की सैक्रिफाइसेस है, उनके क्या एस्पिरेशन है, मैं उनको हमेशा याद करता था। एंड देन व्हेन टू ओपन माई आईज, वो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप वैनिश हो जाते थे। तो मुझे बहुत क्लियर पिक्चर थी मेरे मन में कि मुझे करना क्या है आगे। और जब आप डिटरमाइंड है, फोकस्ड है, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उल्टा आप उन डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जब आप एकदम फोकस्ड हैं तो आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एंड लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। आई फील जस्ट गिव अ स्माइल एंड मूव ऑन। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें हमारी ड्रीम जो है उस पे फोकस करना है, ना कि डिस्ट्रैक्शंस पे। एंड लाइफ इज टू शॉर्ट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा प्रणय, पीजी में हमें कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए? आपके प्रेफर्ड सब्जेक्ट कौन से थे अपने ब्रांच लेने के लिए, और इसकी कोई खास वजह थी क्या? पीजी में कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए, एक्चुअली वो तो एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है, हर एक के अपने हिसाब से थिंकिंग होती है, तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, मेरे जो प्रेफरेंसेस थे वो फ्रॉम द बिगिनिंग दो ही थे, एक काय चिकित्सा एंड दूसरा पंचकर्म। काय चिकित्सा इसलिए बिकॉज मुझे हमेशा एक जनरल फिजिशियन बनना था, मुझे मेडिसिन में काफी इंटरेस्ट था, और मुझे मेरी हमारे दीदी की प्रोफेसर थी, उनके उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगती थी। एंड इनफैक्ट उनकी ओपीडी जब क्लिनिकल पोस्टिंग थी तो उनकी ओपीडी में जाकर ही मुझे क्लियर समझ आ गया कि मुझे काय चिकित्सा ही करना है। तो ये एक बहुत ही क्लियर मन में मेरे था कि मुझे काय चिकित्सा करना है। एंड पंचकर्म में इसलिए बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि जैसे हमको पहले पता है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, एंड पहले सेम से बाद में बाइफरकेट हुआ। तो मुझे हमेशा लगता था कि कोई सब्जेक्ट अगर काय चिकित्सा को रिजेंबल करता है तो वो पंचकर्म है, तो इसलिए मुझे पंचकर्म करना था। और ये दो ही मेरे प्रेफर्ड सब्जेक्ट। एंड आई एग्री कि काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे मुझे काफी और सब्जेक्ट्स भी थे जो अच्छे लगे, जो मुझे नहीं लगे थे कि मुझे अच्छे लगेंगे, बट इनफैक्ट मुझे अच्छे लगे। बट जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मेरे मन में क्लैरिटी थी कि मुझे एक इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी थी, एक एक्सपोजर चाहिए था। मुझे हमेशा से ये था कि जो चेंजेस मैंने देखे हैं यूजी में, जो मैंने मुझे लगते थे उनको इम्प्लीमेंट मैं कर सकूं। तो वो आई थिंक इन्हीं दो चीजों के माध्यम से आई कुड हैव डन। बाकी कोई भी सब्जेक्ट्स मुझे भले वो अच्छे भी थे, बट मेरे इन चेकलिस्ट के पॉइंट्स को कवर नहीं कर पा रही थी। तो मुझे इसलिए यही सब्जेक्ट्स में रहना था, मुझे अपने सब्जेक्ट पे स्टिक, आई वाज स्टक टू माय सब्जेक्ट, मुझे अपने सब्जेक्ट में चेंज नहीं चाहिए था। एंड पर्टेनिंग टू व्हाई आई चोज पंचकर्मा, तो इनफैक्ट इसकी एक स्टोरी भी है। पंचकर्मा, जब मैं एक आई हैड मुझे आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू मोस्टली विजिट मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग माय काउंसलिंग प्रोसेस। तो आई वाज ऑन विजिट टू एन इंस्टीट्यूट,
नेशनल इंस्टीट्यूट, और वहाँ पर जो पंचकर्म के पीजी स्कॉलर थे, मेरा उनसे एक कन्वर्सेशन था और मैंने उनसे यही पूछा कि आप लोग पंचकर्म में करते क्या है। तो उनका आंसर यही था, पंचकर्म करते हैं। और तो आई वाज लाइक कि पंचकर्म में आप क्या कर सकते हैं आगे बढ़कर, क्योंकि हमने इंटर्नशिप के टाइम पे तो किया ही है, बस की दी हमने, वमन रिलेशन वगैरह हमने देखा है, तो व्हाट्स न्यू इन पंचकर्म, जो एक्चुअली सब कैंडिडेट्स के मन में क्वेश्चन होता है। मेरे मन में भी यही सेम क्वेश्चन था। लेकिन जब मैं यहाँ पर हूँ अभी, तो मेरा एक क्लियर पिक्चर है कि मेरी वो थिंकिंग गलत थी। एंड पंच आप इंटर्नशिप में ये देखते हो कि पंचकर्म करते कैसे हैं, बट आप पीजी स्कॉलर जब बनते हो, जब आप पीजी में आते हो, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली उनके योग्य अयोग्य को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो प्रैक्टिकल लेवल पर, उनके व्यापक को कैसे आप ट्रीट करते हो, बस्ती को प्रिपेयर प्रिपेयर आप कैसे करते हो, जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं उनमें आप कैसे उनको प्रिपेयर करते हो। तो ये जो बातें हैं, वो आप अपने आप इसमें सीख सकते हो। एंड साथ में जैसे मैंने कहा कि पहले जैसे मैंने कहा कि जो चेंजेस मुझे लाने थे, तो आई ऑलवेज बिलीव कि ब्रिंग द चेंज यू विश टू सी, जो आपको चेंजेस चाहिए वो आप खुद लाइए पहले। तो मेरा हमेशा से ये था कि मुझे प्रोटोकॉल, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल एडजुवेंट टू इट, वो भी मुझे स्टार्ट करना था। एंड लकीली मुझे हमारे यहाँ पर एक ऐसे गाइड मिले जिन्होंने यही कहा कि आप जो भी करो, अगर आपके पास एक लॉजिकल बैकिंग है, आपके पास संहिता का रेफरेंस है, तो आप नई चीजों को ट्राई कर सकते हो। मेरा पूरा सपोर्ट है उसको। एंड उसकी बेसिस पे आई वुड लाइक टू शेयर, हमने बहुत सारी नई चीजों को ट्राई करना शुरू किया है। एंड इनफैक्ट हमने पक्षाघात जैसी चीजों में उद्वर्तन स्टार्ट करवाया एक पेशेंट को, जो कि एक अय्या की केस स्टडी पर हमने स्टार्ट किया है। इस प्रकार और भी कई चेंजेस हैं, कई नई चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। एंड अब उन सबको देखते हुए मुझे यही क्लैरिटी आती है कि शायद, जैसे हमारे सीनियर्स भी यही कहते हैं यहाँ पर, कि पंचकर्म वॉज मेड फॉर मी एंड दिस डिपार्टमेंट वॉज मेड फॉर मी ओनली। तो आई एम वेरी फुल्ली वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद पंचकर्म। बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रणय, आप अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि वहाँ पे एक्सपोजर कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है और स्टाइपेंड कितना मिलता बिल्कुल। मेरे कॉलेज का नाम है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद कलक संस्थान, जिसको शॉर्ट में हम सी पैक्स कहते हैं। और ये दिल्ली के नजफगढ़ एरिया में स्थित है। और ये एशिया का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है। 90 एकड़ के स्पैन पर बना है ये। और इसलिए ये एक थोड़े आउटस्कर्ट्स में है। और ये जो अगर मैं बात करूँ इसमें पीजी के कोर्सेज की, तो यहाँ पर क्लिनिकल फील्ड में काया चिकित्सा एंड पंचकर्म है। और बाकी चीज में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रोग निदान, स्वस्थ एंड डीजी द्रव्य गुण भी चलता है। अगर मैं पंचकर्म की बात करूं, तो पंचकर्म में यहाँ पर 6 रेसिडेंट सीट्स हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो एक्सपोजर की बात अगर मैं करूं, तो यहाँ पर पंचकर्म के 3 ओपीडी हैं। 2 ओपीडी चलती है जनरल ओपीडी, और एक थायराइड क्लिनिक स्पेशल ओपीडी चलती है। दो उसमें मेल एंड फीमेल का 30-30 बेडेड आईपीडी सेक्शन है, एक प्राइवेट सेक्शन वार्ड है ऊपर। साथ में जो पेशेंट फ्लो है, आई वुड लाइक टू मेंशन वेरी मिराकुलस, कि दिल्ली जैसी जगह पर जो इस समय, आई थिंक इट्स मोर कोल्डर देन इवन शिमला, इट्स वेरी मिराकुलस कि इस टाइम पर भी इतने पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं। आई सीन दोनों पे ओपीडीज मिलाकर 200 पेशेंट क्रॉस होते हैं डेली बेसिस पर। एंड थायराइड क्लिनिक के 30 क्रॉस पेशेंट क्रॉस होते हैं। आईपीडी में पेशेंट्स हैं। एंड उसके अलावा प्राइवेट में, जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ भी पेशेंट बहुत कुछ है। साथ में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया पंचकर्म में जो हम नॉर्मली करते हैं वो तो है ही, उसमें जो चेंजेस हम ला रहे हैं वो भी मैंने बताया, और बहुत सारे चेंजेस अभी पाइपलाइन पर हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बर्म थेरेपी, विद्यकर्म, अग्निकर्म, सिरावेद, और भी प्रोसीजर्स हैं जो हम सब कर रहे हैं। एंड और भी स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड रूम्स हैं जो पंचकर्म के लिए यहाँ पर अलॉट होने वाले हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो प्रोग्रेस में हैं और हम लाने वाले हैं और हम कर रहे हैं। मैं हमारी एंट्री के बाद से और अभी भी आगे चल रहा है वो। स्पेसिफिकली हॉस्टल फैसिलिटीज देखी जाए तो यहाँ पर फीमेल को हॉस्टल फैसिलिटीज है, मेल को हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है पीजी स्कॉलर के तौर पे। और यू हैव टू, आपको उसकी हॉस्टल फीस नहीं लगती, आपको बाहर अपना खुद एचआरए के तौर पे आपको मिलता है रेंट, जो उसमें आपको रहना पड़ता है। एंड स्टाइपेंड की बात करें तो फिलहाल स्टाइपेंड जो है वो हमारा 82,000 है। एंड वो इंक्रीमेंट का प्रोसीजर चालू है, बट वी डोंट नो। बट एट प्रेजेंट द स्टाइपेंड इज 82,000। है? वाओ, दैट्स ग्रेट। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। अच्छा प्रणय, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स एग्जैक्टली वही जो मेरे एम थे पीजी में आने के, करस्पॉन्डिंग टू दैट मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं।
मेरा प्लान यही है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करना मेरा पहला प्लान था। एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का ड्रीम था कि आई बिकम अ डॉक्टर। इसलिए अब मेरा ड्रीम यही है कि एक स्मॉल बट मुझे एक हॉस्पिटल खोलना है विच विल बी डेडिकेटेड टू देयर नेम। एंड सिंस आई एम ऑफिशियली अटैच्ड टू पंचकर्मा नाउ, इट वुड बी अ पंचकर्मा चिकित्सालय विच विल बी डेडिकेटेड टू देयर नेम। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी काफी इंटरेस्ट है। तो अगर मुझे मौका मिले उन चेंजेस को लाने का, इम्प्लीमेंट करने का, जो मैंने देखे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में अंदर एंटर करके, तो आई वुड वेरी ग्लैड टू इवन गो इन दैट फील्ड। तो वो भी एक ऑप्शन है मेरे लिए। बट मेरा मेन है वो प्राइवेट प्रैक्टिस में। ओके। अच्छा पहले एक आखिरी सवाल, जो हमारे फ्रेशर्स रिपीटर्स है और जो रिसेंटली ज्वाइन पीजी स्कॉलर्स है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यस, डेफिनेटली। जो हमारे पीजी को, जो हमारे रिपीट फ्रेशर्स रिपीटर्स है, पहले उनके लिए मैसेज है कि आप सब लोग ने, जैसे मैंने पहले कहा कि एक 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 डिसीजन लिया है इस जर्नी को स्टार्ट करने का, ये पीजीटी को क्रैक करने का। एंड मुझे हमेशा से भगवत गीता पढ़ने का बहुत मन था। एंड काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे मुझे वो उतना अच्छा समय मिला कि आई रेड द भगवत गीता कंप्लीटली। तो उसका जो मूल सार है वो है कर्म योग का। तो मुझे उसी का एक रेफरेंस देना है कि आप सबने ये डिसीजन लिया है, तो अब इस डिसीजन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। जैसा भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म का अर्थ होता है निर्णय लेना, यानी डिसीजन लेना, और उन निर्णय को, परिणामों को स्वीकार करना, फिर चाहे वो कैसे भी हो, आपके पक्ष में हो चाहे आपके विपक्ष में हो। एंड जो महाकर्म योग का जो डेफिनेशन का संदर्भ है वो यही है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो योद्धा युजस्व एवं पाप मापसुखी। यानी सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, इन सब का विचार छोड़कर आप सिर्फ अपने कर्म में फोकस रखिए, अपने जर्नी को कंटिन्यू करिए। जो आपका फल है वो जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस प्रकार अगर आप कर्म करते हैं तो आप कर्मयोगी होते हैं। और ऐसे कर्मयोगी को जीवन में एक बार दो बार नहीं, हर बार 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 सफलता मिलती है। इसलिए अपने कर्म पे फोकस रखिए और अपने कर्म को करते रहिए। और साथ में जो रिसेंटली जो पीजी स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है। मैंने कई जगह पर ये देखा भी, और कई मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट भी थे ऐसे कि वो अपने डिसीजन पर अभी भी कंफ्यूज हैं कि उन्होंने सही सब्जेक्ट लिया नहीं लिया, और क्या मतलब आगे क्या होगा। और बहुत उनके मन में भी क्वेश्चन हैं। तो मेरे लिए उनकी यही मेरा सजेशन है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों आपके साथ आते हैं। कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस होता है वो। तो अगर आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है, आई थिंक ये आपका मौका है, ये आपका टाइम है। आप उस नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिवली कन्वर्ट करिए। दिस इज योर टाइम। एंड बेशक आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप अकेले होंगे, बट वंस यू स्टार्ट गिविंग रिजल्ट, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू। और ये जो आप चेंजेस लाएंगे वो आपके लिए, आपके आने वाले जूनियर्स के लिए, साथ में हमारी पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज टेक द इनिशिएटिव एंड अपने उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करिए। जैसे मैंने कहा, बी द चेंज यू विश टू सी। उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करिए और अपनी पैथी के साथ साथ अपना भी भविष्य उज्जवल रखिए। और कॉन्फिडेंट रहिए, आपने सही डिसीजन लिया। बस अपने डिसीजन पर अब आगे फोकस करके चलते रहिए। जी बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच प्रणय, आपने हमें इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर की, अपना इतना अच्छा जर्नी के बारे में पूरा हमें बताया। एंड आई एम वेरी प्रीटी श्योर कि जो हमारे पीजी एस्पिरेंट्स हैं वो आपसे बहुत सारा मोटिवेशन लेंगे, वो कर्म योगी की तरह करेंगे, कर्म के ऊपर फोकस करेंगे, एंड उन्हें भी आपकी तरह सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।